क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दी है बी माइनस सी का, सी ब्रैकेट में और बाहर एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए और एक्स प्लस ए माइनस बी और इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन दी है और इसके रूट्स इक्वल हैं। अच्छा, एक मिनट रुकना बच्चों। अब बताओ, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? फिर सही है। देखना, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आर इक्वल, रूट्स जो हैं इसके इक्वल हैं, देन प्रूव दैट टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये करना है हमें प्रूव। तो इक्वल रूट्स तो तुम्हें पता ही है, क्या कंडीशन इक्वल रूट्स की? डिस्क्रिमिनेंट जीरो। तो फॉर इक्वल रूट्स डी बराबर जीरो होता है, डी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। बी की वैल्यू कितनी है इसमें? सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व और कोशिश करेंगे ये बन जाए टू इक्वल टू ए प्लस सी। तरीका क्या सॉल्व करने का? तो यहाँ पे हमें होल स्क्वायर खुलता हुआ दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये लगा दिया। माइनस फोर इंटू, इनका आपस में इंटू करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी सी और इक्वल टू जीरो। ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ बताओ बेटा। हाँ सही बात है, माइनस बी स्क्वायर होगा, बी इंटू माइनस बी है, हाँ। और तो कोई गलती नहीं है, एक बार चेक करना। बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए सी प्लस बी, अब सही है, हाँ। माइनस का फोर ए भी हो जाएगा या बी ए? पहले तो ये माइनस टू सी ए माइनस फोर बी ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, फोर बी स्क्वायर और प्लस फोर ए सी और प्लस फोर बी सी इक्वल टू जीरो, यही तो होगा। हम्म, बता। ये तो माइनस हो जाएगा, हाँ ये गलती से लिख गया है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आगे जो है एक चीज देखते हैं कि ये, मुझे जहां तक लगता है वो बनना चाहिए क्या? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी तुम लोगों ने। यहाँ पे कुछ कटपिट तो रहा नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो वही आइडेंटिटी बन सकती है यहाँ पे। देखते हैं, एक चीज देखो। हाँ थोड़ा सा मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, ये दो चीज, फोर ए सी में से टू ए सी घट जाएंगे। स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये लिख लिए। फिर मैंने क्या करा, ये वाला लिख लिया टर्म मैंने, फोर ए बी वाला, माइनस का फोर ए बी, बी ए बी, बाकी ये बात एक ही है। फिर मैंने माइनस फोर बी सी, और चार ए सी में से दो ए सी घटाएंगे तो दो ए सी बचेंगे प्लस के, या सी ए, बात एक ही है, और इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब एक चीज देखो, नेगेटिव टर्म कौन से है जिसमें बी वाला टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी वाला जो टर्म है ये माइनस टू बी का स्क्वायर रहा होगा, इस प्रकार से रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो सचिन, ये क्लास नाइन्थ में जो कि हम फैक्टराइज करते थे, उस हिसाब से ए माइनस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। बताओ। बोलो बोलो। सही है ना? अब एक मिनट मुझे देखने दो, ये हम जो प्रूव कर रहे हैं वो बनेगा क्या? टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, हाँ बनना है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। हाँ, अब स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनेगा। जीरो पे अगर तुम रूट, जैसे जीरो पे रूट लगाओगे और प्लस माइनस लगाओगे तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला। उसका रीजन क्या है कि जीरो को किसी के साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर जीरो ही आता है। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। टू बी उधर भेज दो, तो यहाँ ए प्लस सी बचा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू बी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, यही तो प्रूव करना था हमें।
हाँ तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन तुम्हारा, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। यहाँ से कर लो, इस जगह से अगर करना हो तुम्हें तो यहाँ से। क्या आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन बताऊं? अच्छा नोट कर रहे हो, ठीक है। अगला वाला जो तुम्हारा सचिन क्वेश्चन डाउट है ना, वो सेम क्वेश्चन है जो अमोल ने पूछा था, उसका सॉल्यूशन जो मैंने अभी किया था वो उस पे आएंगे हम। वो वही वही है, ये सेम क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एक स्टेप और कर देना है आगे। अमोल ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था डाउट। और ये 12 वाला क्वेश्चन तो कल ही बता दिया था, किसी ने कल पूछा था ये वाला जो तुमने भेजा है, उसमें एक 12th नंबर क्वेश्चन है, सी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 + m², ये तो कर लिया होगा। कौन से पेज में? अच्छा इसी पेज पे नहीं आ रहा। 7th से है। 5th क्या है बता दो, मैं बता दूंगा वो भी। बोल, पढ़ पढ़ देना तुम क्वेश्चन। नोट हो जाए तो बता देना ये। अभी 11th जो क्वेश्चन है उसे देखना ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये सेम क्वेश्चन वही वाला है जो तुम्हारा 11th, अभी तुम्हारा जो डाउट है सचिन, देखना पढ़ना यही है कि नहीं है सेम, बस यहाँ पे चेंज है। इसमें ये प्रूव करना है। तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है कि A/B = C/D, ये प्रूव करना है, यही तो है। अच्छा यहाँ से इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो ये स्टेप समझ में, समझ में आए थे तुम्हें, कर पाओगे यहाँ तक? ये यहाँ तक हो गया था पूरा प्रूव, ये स्टेप्स। तो इससे आगे देखो, जब इधर कोई चीज जैसे लेफ्ट साइड में इधर इधर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में जाएगी कि नहीं जाएगी? AD = BC है, और इधर कोई मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगी। तो अगर मैं B इधर मल्टीप्लाई में इधर लाऊं तो इधर डिवाइड में आएगा, और D इधर मल्टीप्लाई में इधर लाऊं तो इधर डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि A के अपॉन में B आ जाएगा और C के अपॉन में D आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ तो RS में ये यहाँ तक छोड़ा है कि AC = BD प्रूव कर दो, AD = BC कर दो, तुम्हारे में बस ये कर दिया है, ये इधर ले आया है, इसे इधर ले आया है। बस इतना जो है डिफरेंस है, तो तुम्हारा ये डाउट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब। एक और भेजा है तुमने, 19th नंबर है ये शायद, हाँ। बोला है ABC आर रियल नंबर सच दैट AC इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन शो दैट कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। अच्छा जी, देखना इसको, इस क्वेश्चन को भी। इसमें क्या क्या दिया है, एक तो ABC रियल नंबर्स दिए हैं, ABC आर रियल नंबर्स, और साथ में दिया है कि AC इज नॉट इक्वल टू जीरो, AC इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। सो करो, सो दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशंस में से एक, AX² + BX + C = 0 एंड -AX² और +BX + C = 0 हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स।
अच्छा एक चीज बताओ, रियल रूट्स कब होते हैं, तुम खुद बताना मुझे। रियल रूट्स होने की कंडीशन यही तो है कि या तो हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कम से कम इनमें से एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या फिर जीरो आएगा। या तो इसका आ जाए या इसका आ जाए या दोनों का आ जाए। ठीक है, हमें दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ गया या जीरो आ गया, दोनों में से किसी एक इक्वेशन का, तो ये प्रूव हो गया। तो पहले एक काम करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी इक्वल्स टू, इसका डिस्क्रिमिनेंट डी वन बोल देता हूँ, इसका डी टू बोल देता हूँ। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा हमारा माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू, ए की जगह माइनस ए है, माइनस फोर इंटू माइनस ए इंटू सी। ठीक है, तो ये पहले का आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। समझ में आ रही बात कितनी है क्या? हाँ, यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो अब एक चीज बताना खुद ही मुझे, ए सी एक तो जीरो के इक्वल नहीं है, ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया है यहाँ पे, देखो ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है। अच्छा, तो ए सी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, या तो ए सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, है कि नहीं है? दो कंडीशन तो है, या तो ए और सी का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, हमें क्या पता ए और सी की क्या वैल्यूज है। लेकिन दो ही सिचुएशन है कि आइदर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। ठीक है, दो कंडीशन बनेगी। इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये, अब जीरो छोड़ो, ग्रेटर देन बी स्क्वायर लिखो। ठीक है, अब बी स्क्वायर से या तो मतलब बराबर होगी, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी होगी या छोटी होगी बी स्क्वायर से, जीरो भी छोड़ दो तुम, बी स्क्वायर से या तो छोटी होगी या बड़ी होगी इसकी वैल्यू। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं बच्चों? बोलो बोलो। बी स्क्वायर की मतलब ए सी की जो वैल्यू है बी स्क्वायर से बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। अगर ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी हो गई, अगर ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट वो हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उससे बड़े होने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है ए सी। इससे समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर ए सी ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, देन बी स्क्वायर प्लस ए सी है जो, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और ये कंडीशन हुई कि ए सी लेस देन बी स्क्वायर है, तो इफ और इट इज, यहीं से लिख दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये, अगर ये इससे बी स्क्वायर से छोटी होगी क्वांटिटी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज समझने की कोशिश करो तुम। अगर ये समझ में आ गया तो बस यहाँ से हम ये लिख देंगे कि इन दोनों में से कम एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, या तो ये वाला या ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक इक्वेशन की तो इसके रियल रूट्स होंगे ही होंगे। सचिन, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, यहाँ पे हम फाइनल लिख देंगे कि दोनों में से एक क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी ही होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, दो कंडीशन बन रही है, या तो ए सी बी स्क्वायर से छोटा या बड़ा। अगर छोटा हो गया तो ये वाली क्वांटिटी जो है पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर बड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर दोनों भी पॉजिटिव हो सकती हैं, अगर बी स्क्वायर से ये छोटा हो गया लेकिन पॉजिटिव रहा तो। लेकिन कम से कम इस मतलब इन सिचुएशन में पहुंच के हम ये बोल सकते हैं कि एट लीस्ट वन ऑफ दीज इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। कोई नोट करना चाहेगा इसे? हाँ, तो इसे नोट कर लो फिर, इसका सॉल्यूशन यहीं से है, यहाँ से, इस जगह से। आर एस अग्रवाल में भी यही क्वेश्चन, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला क्वेश्चन है ये, अगर तुम दिमाग में सोच पाओ चीजें तो ये इजीली समझ में आ जाता है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कम है ये, थोड़ा इसमें सोचना था चीजों को। सचिन के डाउट्स क्लियर? अब और बच्चों ने भेजे हैं, किस किस ने भेजे हैं? एक तो है
अंकुर का डाउट। कौन सा वाला क्वेश्चन अंकुर बताना है इनमें से? 2, 3 और 4 में से, या तीनों बताने हैं? थर्ड वाला ठीक है। इसे लिखा है तुमने सर 3 क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। और रजत ने भेजे हैं 64, 65। मानसी, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? चलो कोई बात नहीं। हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बाकी के बच्चे तुम लोग जिन्हें आए वो ट्राई करना, मैं बताऊंगा इसे। अंकुर ने भेजा है ये डाउट। क्वेश्चन इज, आउट ऑफ अ आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th, 7/2 times the square root of the total number of स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर लिखना, यहीं तक, ऑफ नहीं, टोटल नंबर आर प्लेइंग cricket. The two remaining ones are playing badminton. Find the total number of students. ये बच्चों क्वेश्चन है। क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं, एक ग्रुप है मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट्स का, उसके स्क्वायर रूट के 7/10 क्रिकेट खेल रहे हैं। बचे दो, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दो कितने होंगे। सॉल्यूशन इसका देखना ध्यान से। ये बताओ कोई ट्राई करेगा कैसे कि मैं बता दूं? अमोल, रजत, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका। लेट दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने माने कि एक्स है हमारे। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग क्रिकेट। कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? 7/2 टाइम्स। किसका 7/2 टाइम्स? जितने बच्चे हैं उसके रूट का। एक्स बच्चे हैं, उसका स्क्वायर रूट रूट एक्स हो गया। तो यानी कि 7/2 × √x। इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो बता दो। बोलो बोलो। और दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग
बैडमिंटन, बैडमिंटन इक्वल्स टू 2। दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, और मतलब सारे बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं। यानी जितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उसको, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, इन दोनों का सम टोटल स्टूडेंट्स के बराबर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7/2 रूट एक्स इक्वल टू हो जाए, सॉरी +2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स। बता कोई दिक्कत हो तो किसी भी बच्चे को, है क्या प्रॉब्लम? नहीं है तो फिर अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रही, सबसे बड़ा समस्या ये कि यहाँ क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रही। फिर क्या किया जाए? कुछ नहीं करेंगे, आसान है, देखो। देख लो, समझ लो, ऐसा क्वेश्चन दोबारा कभी तुम्हें दिख जाए, रूट वूट आ जाए तो डरना मत। रूट वाले टर्म को अकेला छोड़ दो इधर, बाकी टू को उधर भेज दो। पहुंच गया? अब कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा 7/2 रूट एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, रूट एक्स का एक्स हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है एक तरीके से, ये मान लो। और 2 का स्क्वायर 4, इधर होल स्क्वायर खुलेगा, a² प्लस b² -2 × a × b। बताओ किसी बच्चे कोई दिक्कत हो तो? नहीं है? गुड। 49/4 एक्स इक्वल्स टू x² +4 और -4 x। इस 49/4 को उधर ही भेज दो, इधर जीरो बचेगा। यहाँ हो जाएगा x² माइनस का 4 x, और एक और आ गया ये माइनस का 49/4 x, और 4 प्लस का, ठीक है। और फिर से हम लिख देंगे ऐसे कि जीरो उस तरफ, मतलब एक इसको इस तरफ लिख लेंगे, इक्वल टू जीरो लिख लेंगे। और ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लोगे 4 आएगा इनका। ये हो जाएगा 4x² -4 4 16x -49x प्लस 4 4 16, और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये बना 4x² माइनस 9 और 6 15 कैरी एक, और 4 और 1 5 और 1 6 एक्स, और +16, और अपॉन में 4, और अपॉन वाला 4 में इधर भेज दूंगा जीरो के साथ, 0 × 4 जीरो हो जाएगा ये। ठीक है। अब इक्वेशन हमारी ये बची है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? इसको मैं 64x -x में ब्रेक कर दूंगा, और इक्वल टू जीरो, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। तो 65 को कैसे ब्रेक करें फिर? 64 और 1 में करें तो 64 × 1 64, और 64 + 1 65, सिंपल है। 4 और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचा -16, -1 कॉमन आ जाएगा, x -16 इज इक्वल टू जीरो, x-16 और 4x-1 और इक्वल टू जीरो। तो x-16 इक्वल टू जीरो, और 4x-1 इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू आ रही है 16, ठीक है। और या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब नंबर ऑफ बच्चे 1/4 तो हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ बच्चे कैसे कह सकते हैं कि एक चौथाई बच्चा है ये? एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा ऐसे होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें नहीं हो सकता अपॉन के फॉर्म में, इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर हमारा क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 16। नोट करना चाहोगे? मुझे तो लगता है करोगे बच्चों, तुम लोग तो नोट कर लो, यहाँ से जो है कर लो नोट। और आगे बढ़ा दूंगा जब हाँ जरूरत हो बोल देना, मैं आगे बढ़ा दूंगा। समझ में आया? फिलहाल ये बता दो बस। अंकुर, तुमने पूछा तो तुम्हें समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो फिर। क्वेश्चंस खुद से करके देखती हो या फिर ऐसे ही ले आती हो कुछ भी, रेंडमली टिक कर लिया कि ये वाला पूछ लेंगे आज? ट्राई करके देखती हो पहले घर पे? जवाब दो। इससे पहले वाले कर लिए हैं सारे? चलो बढ़िया।
अब रजत बेटा तुम्हारे डाउट्स हैं ये, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस। अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा दोनों जो तुमने भेजे हैं रजत। आगे बढ़ा दूं? नोट हो गया ये? ठीक है। अंकुर? ये यहाँ तक करो नोट। दीपक प्रिंस मिला तुम्हें या नहीं मिला? आगे बढ़ा दूं? अंकुर? बोल दिया करो अगर नोट हो जाया करे तो। सचिन? ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। रजत? बोलो क्वेश्चन बोलो तुम अपना। क्या था? ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के? आगे? आगे? टू बाहर है ब्रैकेट के अंदर है? अच्छा, 2k+4 और x, ठीक है आगे? 8x+1? 8k+1, हाँ 8k+1 इज इक्वल टू 0, हैज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स ऐसा? अच्छा, मतलब वो ये रियल एंड इक्वल रूट्स ही एक ही बात है। पूरा पढ़ दो एक बार क्वेश्चन तुम शुरू से। इक्वेशन मत बोलना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इक्वेशन हैज
दिस इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, एक काम करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर का वही है मतलब सीन। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझाता हूँ, देखना ध्यान से। मैंने एक इक्वेशन लिखी एक्स, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालू, कितना निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4a, की वैल्यू कितनी है? 1। और सी की वैल्यू 1। 4 जीरो आया कि नहीं आया? बोलो। अब जीरो आया है, तो अब एक चीज और देखना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इस फॉर्म में है, यानी ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्म में है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो अब इसके अगर मैं रूट्स निकालूंगा, इसके अगर मैं रूट्स निकालूंगा तो वो इक्वल आएंगे। होल कंप्लीटिंग स्क्वायर हमेशा जब ही बनेगा जब जो है उसके रूट्स होंगे इक्वल, ध्यान रखना इस बात का। एक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर जब बनेगी जब उसके इक्वल रूट्स होंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हम्म। तो यानी कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 लिखेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर दे देगा जब भी तुम्हें, तो सीधा सीधा लिख के चलना है कि डी बराबर 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0। परफेक्ट स्क्वायर बोले या इक्वल रूट्स बोले, एक ही बात है। बी स्क्वायर माइनस 4a और सी की वैल्यू 8k+1 और इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने। इसके बाद में सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो 2k का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 4 माइनस 4 इंटू, इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे, 8 4 जा 32 के, और 4 1 जा 4 माइनस 8k स्क्वायर और माइनस का k और इक्वल्स टू 0। ये हो गया 4k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16k, और अंदर इंटू करेंगे, 32 इंटू 4 करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 8 और 128k। ठीक है, और माइनस का 4 4 जा 16 प्लस का 8k स्क्वायर और प्लस 4k और इक्वल टू 0। देखना मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम तो गलती तो नहीं कर दी मैंने? 8 और 4 12k स्क्वायर और क्यों? 4 का ही तो इंटू हुआ सिर्फ। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, एक मिनट, हाँ 8 के स्क्वायर नहीं 32 के स्क्वायर होगा, 4 का इंटू भी तो है साथ में, हाँ। अब ठीक है। हाँ यही बोल रहा था मैं, हो जाती है छोटी मोटी, ध्यान से निकल जाता है। 32 और 4 हो गए 36 के स्क्वायर, और 16 और 4 20 हो गए। 128 में से 20 घटाएं, कितने बचेंगे? 120, तो माइनस का 120 के, नहीं सॉरी 120 क्यों, 110, 108, सॉरी 108। ठीक है, 128 में से 20 घटाए तो 108 ही तो बचे, हाँ। वो प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल आउट हो गया ये, कोई दिक्कत? और इक्वल्स टू 0। ठीक है, 36 कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा के माइनस 3 और इक्वल्स टू 0। और या तो ये 0 के इक्वल, या फिर हमारा ये 0 के इक्वल। यहाँ से जो है के की वैल्यू आ गई 0/36 यानी 0। हाँ, देखो, 16 के ये वाले, 4 के ये वाले ऐड होके कितने हो जाएंगे? 20 के। हाँ 20 के पॉजिटिव, 128 के नेगेटिव। तो के की वैल्यू एक तो आ गई 0 यहाँ से, या फिर के की वैल्यू आ गई 3। के की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो एक बार चेक करते हैं दोनों वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, उसका रीजन क्या है? के की वैल्यू 4 नहीं हो सकती यहाँ पे बस, क्योंकि 4 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो के की वैल्यू 4 छोड़े कुछ भी हो सकती है, यानी दोनों आंसर हैं इसके। के की वैल्यू 0 भी आंसर है और के की वैल्यू 3। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नोट करना चाहोगे या आगे बढ़े? ठीक है। ये हाँ ध्यान रखना बच्चों सभी, जब भी आ जाए कि प्रूव करो कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब सॉरी, व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है वही सेम, क्या हैज इक्वल रूट्स, रूट्स इक्वल होंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर होता है।
सचिन ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट ये? ठीक। तुमने कर लिया होगा ये क्वेश्चन पहले। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें पता था ये चीज। गुड। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। देयर एरियाज बीइंग इक्वल। फाइंड देयर डायमेंशंस। ये क्वेश्चन है, नोट करो पहले तो क्वेश्चन। यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, एक रेक्टेंगल की और एक स्क्वायर की। रेक्टेंगल में लेंथ एंड विड्थ होती है, और उसमें स्क्वायर में साइड होती है। सेम होती है, चारों साइड है तो साइड ही होगी सिर्फ, दो अलग अलग चीजें नहीं है। और यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो थ्राइस है स्क्वायर की साइड की, और स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर ज्यादा है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल से। यानी कि रेक्टेंगल की विड्थ का रिलेशन दिया है स्क्वायर की साइड से, स्क्वायर की साइड का रिलेशन दिया है रेक्टेंगल की लेंथ से। ध्यान से समझना, दोनों का एरिया इक्वल है। एक चीज देखना ध्यान से, हमने लिया एक रेक्टेंगल, मैंने माना एक रेक्टेंगल, ठीक है। और क्योंकि विड्थ का रिलेशन दिया है स्क्वायर की साइड से, एक हमने माना स्क्वायर, एक हमने माना स्क्वायर। ये हमने मान लिया कि स्क्वायर है, ठीक है। तो विड्थ को अगर मैं एक्स मानूं, इसकी विड्थ को एक्स माना, तो इसका साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी? x+4। क्यों हो जाएगी x+4? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है, बताओ क्या रीजन है इसका। ये वाली मतलब लाइन पढ़ो, ये वाली। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर मैंने x सेंटीमीटर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ली, तो 4 ज्यादा है, मोर का मतलब प्लस, तो x+4 साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगी। फिर आगे उसने बोला है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस द एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ x+4। 3 टाइम्स ऑफ x+4 हो जाएगी इसकी लेंथ। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने किया ये? अच्छा ये लाइन पढ़ो। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना, 3 गुना यानी 3 इंटू एज लॉन्ग एज दी साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड जितनी है, साइड कितनी है? x+4, उसका 3 टाइम्स है। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना। तो ये हो गई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, 3 इंटू x+4। समझ में आ गया? अच्छा अब लिखेंगे कैसे इसे, ये तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें ऐसे फिगर बना के समझाया है सॉल्यूशन।
let the width of the square इज इक्वल्स टू, स्क्वायर की विड्थ हमने मान ली x सेंटीमीटर, b x सेंटीमीटर, देन साइड, सॉरी स्क्वायर क्यों, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर, देन साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी x +4 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ x +4 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर अगर हो गई तुम सबको, तो ये क्वेश्चन खत्म है, फिर कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखना क्या बोला आगे क्वेश्चन ने बोला है देयर एरियाज बीइंग इक्वल, उनके एरिया बराबर हैं। स्क्वायर का एरिया के निकालोगे तो कितना होगा, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड की x +4 इसका स्क्वायर, रेक्टेंगल का कितना होता है l × b होता है, तो l × b। ठीक है, समझ में आ गई बात। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, इसका होल स्क्वायर कम, a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² +2ab। ठीक है, 3 हो गया, अंदर इंटू करेंगे तो ये बनेगा 3x² +3 × 4 = 12x। सबको एक तरफ ले आओ, ये x² +16 और +8x, ये हो गया 3x² इधर आके नेगेटिव, और ये 12x इधर आके नेगेटिव और इक्वल्स टू 0। ये बचा माइनस का 2x², 3x² नेगेटिव, x² पॉजिटिव है, 2x² बच गया, और 8 और 12 को सॉल्व करेंगे तो -4x और +16 और इक्वल टू 0। कॉमन ले लो जो आ सकता है, देखो -x² के साथ नहीं छोड़ते हैं हम, तो माइनस कॉमन लेंगे, वो 2 आ रहा है 2 ले लो, ये बचेगा x² -2x, सॉरी माइनस नहीं +2x, और साथ में ये माइनस का 8 और इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई हमारी x² +2x -8 इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम ब्रेक करेंगे तो 4 और 2 में कर देते हैं, x² +4x -2x -8 इज इक्वल्स टू 0। x अगर मैंने कॉमन उठाया तो x +4, -2 कॉमन उठाया तो x +4 और इक्वल टू 0, तो x +4 और x-2 इक्वल टू 0, x +4 इक्वल टू 0 या फिर x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई +2। साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, आंसर है x की वैल्यू 2। तो x अब क्या माना था हमें, डायमेंशन यानी कि इन तीनों की लेंथ विड्थ जो भी है दोनों चीजों की, वो सब निकालनी है हमें। तो x मानी थी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हो गई है, यहाँ लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हो गई हमारी 2 सेंटीमीटर। और x +4 क्या मैंने माना था, x +4 माना था उसकी साइड स्क्वायर की, तो 4 और 2 6 हो गए, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर बराबर 6 सेंटीमीटर। और इसका भी 3 गुना क्या थी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर 18 सेंटीमीटर, 3 गुना ही थी, x +4 का, हाँ और क्या, 3 टाइम्स। समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट करना चाहोगे इसे, बताओ बच्चों, कर लो फिर नोट। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। बताओ बेटा। नहीं, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताओ कौन सा क्या है।
हम्म। कर सकते हो स्किप। हाँ, मतलब जिसमें जो अभी एक ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी ऐसा कुछ करा था हमने, वैसा वाला ना। हाँ तो कर सकते हो, बर्ड प्रॉब्लम्स मेन है, तो मैं सही बात बताऊँ इस समय में। हाँ, के की वैल्यू फाइंड करने वाले और बर्ड प्रॉब्लम सी वाले उस, हाँ। बर्ड प्रॉब्लम कोई मत छोड़ना, वो सारे कर लेना और अच्छे से समझ के। धीरज बोल देना, आगे बढ़ा दूंगा। क्वेश्चन तो नोट कर ही लेते हो साथ के साथ। फिर ठीक है। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर भी बता दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 64 है ये। बर्ड प्रॉब्लम वाली जो एक्सरसाइज है उसमें से। हम्म। पहले आते थे ये, अब नहीं आते। हम्म। अब पैटर्न चेंज हुआ है जब से, तब से ये टाइप के क्वेश्चन देता नहीं है वो। करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज जितनी हो सही है। क्या प्रॉब्लम है। टाइम ले रहे हैं तो चाहो तो स्किप कर दो, बर्ड प्रॉब्लम्स मत स्किप करना बस। एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज में भी जितने दिए हैं वो सब, रियल लाइफ प्रॉब्लम जितने भी हैं। हम्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, आखिरी क्वेश्चन आज का। इसके बाद तुम लोग घर से फिर करना, कल फिर डाउट्स लेके आना, ठीक है। ये उसने दूसरे वाले रजत ने पूछा था, वो तो गायब चल रहा है। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी या तो। क्वेश्चन नेक्स्ट। अ फार्मर prepares a rectangular vegetable garden of area 180 meter square with 39 meters of barbed wire. He can fence the three sides of the garden, leaving one of the longer sides unfenced. Find the dimensions of the garden.
ये क्वेश्चन है बच्चों। पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है ये। नोट कर लिया क्वेश्चन। बोला एक किसान है, वो एक रेक्टेंगल शेप का वेजिटेबल गार्डन तैयार करता है। रेक्टेंगल शेप का वेजिटेबल गार्डन, ठीक है। लेंथ तो विड्थ होगी कुछ ना कुछ इसकी, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन एरिया दे दिया कि एरिया 180 मीटर स्क्वायर है इसका। बोला है कि विद 39 मीटर्स ऑफ वार्प्ड वायर। वार्प्ड वायर का मतलब है कांटों वाला तार। देखा होगा कि जानवरों से खेत को बचाने के लिए, कि वो खा ना जाए, किसान कांटों वाला तार लगाते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो वही कांटों वाले तार की बात कर रहा है कि उसके पास 39 मीटर तार है। वो 39 मीटर तार से 3 साइड फेंस कर देता है, मतलब इस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे तार लग जाता है। एक साइड रह जाती है बड़ी वाली, बड़ी वाली दो साइडों में से एक साइड रह जाती है, ठीक है। यही बोल रहा है, लीविंग वन ऑफ द लॉन्गर साइड्स अनफेंस्ड। अनफेंस्ड का मतलब है जिसपे तार नहीं लगा है, अनफेंस्ड, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, लंबाई चौड़ाई बता दो। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है क्या, जैसे अगर मैं इसकी लेंथ को एक्स मानूं, एक्स मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, एक्स मीटर्स मानूं इसकी लेंथ को, और विड्थ को वाई मीटर मानूं, वाई मीटर्स। पहले ये लिख लेते हैं, लेट दी लेंथ एंड width of the garden be x and y meters respectively। रेस्पेक्टिवली हमने जो है एक्स और वाई मान लिए, लेंथ और विड्थ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं एक चीज कह सकता हूँ कि दो तो विड्थ, यानी कि वाई प्लस वाई, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये तीन साइडें जो है फेंस हो रखी हैं। तो इसका मतलब ये है, ये वाली साइड हो गई वाई, वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये 39 मीटर होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये कंडीशन अगर तुम्हें समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 39, तीन साइडों पे तार लगाया है, तार की लंबाई 39 है, तो उन तीनों साइडों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 39 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, यस या नो तो बोल दो एक बार। ठीक है, तो यहाँ से 2y प्लस एक्स इक्वल टू 39 हो गया, और x इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 39 माइनस 2y। और अब मैं एक चीज, यहाँ से एरिया भी तो दिया है, इसका x इंटू वाई 180 हो जाएगा। एरिया इसका 180 मीटर स्क्वायर दे रखा है हमें। एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो नहीं एक्स इंटू वाई और बराबर 180। एक्स की वैल्यू कितनी है, 39 माइनस 2y, इसमें पुट कर दूंगा मैं, इंटू वाई और इक्वल टू 180। यहाँ से मिलेगी क्वाड्रेटिक, इसे करेंगे सॉल्व, हम मल्टीप्लाई करा मैंने तो ये हो गया 39y माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 180, ठीक है। और एक काम करो, सबको इधर उठा लो एक तरफ, या फिर उधर भेज दो दूसरी तरफ। इधर मैंने जीरो छोड़ा, 2y स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव, 39y इधर आके नेगेटिव, प्लस का 180 इधर पहले से मौजूद था। अब इसको मैं जीरो एक तरफ लिख दूंगा, यहाँ कर दे रहा हूँ सॉल्व इस तरफ। यानी कि ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 39y और प्लस 180 और बराबर जीरो, ठीक है। अब जो है इसे हम करेंगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 360 आ गया, ए और सी का मल्टीप्लाई। ऐसे तोड़ना है कि दो 39 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, मल्टीप्लाई 360 आ जाए, 360 आ जाए, और वो भी माइनस कर, नहीं माइनस नहीं प्लस करके ही। 360 लाना है, 30 और 9, 270 हुआ। नहीं ये तो नहीं कर सकते हम। फिर 36 और 3 36 दिया, 108 होता है, ये भी नहीं कर सकते। 360 के फैक्टर करके ही देखता हूँ। 90, दो से करा 45, तीन से करा 15, और नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ए और सी का मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हम्म, एक मिनट देखता हूँ, 8 3 24 और 15, हाँ सही है, 24 और 15 और क्या, 9 और 3, हाँ सही है देखो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये 24 ही 15 मल्टीप्लाई करके 360 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये हो गया 2y स्क्वायर
और -24y -15y प्लस 180 बराबर 0। 2y मैंने कॉमन लिया, ये हुआ y-12, -15 लिया कॉमन, y-12 इक्वल्स टू 0। ये हो गया y-12 या फिर 2y-15 इज इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 के इक्वल, या फिर हमारा 2y-15 0 के इक्वल। y की वैल्यू यहाँ से आ रही है 12, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 15/2। ठीक है। अच्छा जी, लेंथ कितनी है? तो ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में रख देंगे लाके यहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में, तो हमें लेंथ मिल जाएगी। समझ में आया बच्चों? दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट करो इसे। समझ में आ गया? ये बता दो बस मुझे एक बार सभी। गुड। दीपक, नोट करो इसे। हो गया? साथ के साथ करता रहता है क्या? पूरा आंसर अभी नहीं हुआ है ये। इसमें फाइनली हम एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी। एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 39 - 2 × 12, यानी कि 15। 39 में से 24 घटाएंगे, 15 बचेगा, 12 दूनी 24। या फिर x = 2 × 15/2। 39 माइनस, और इससे हाँ एक्स की वैल्यू या फिर 24। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हैं। चलो ठीक है फिर बच्चों, आज मतलब यहीं तक क्लास। और तुम लोगों का काम